वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास के अंदर आपका है ना स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके 29 अप्रैल से करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही इंपॉर्टेंट जितना भी आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस होगा जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है। पहली चीज तो ये कि जो सुफलम 2025 है ये है क्या चीज, इसको समझिएगा, है ना। दूसरा चीज ये है कि इसके सेकंड यानी दूसरे संस्करण का यानी सेकंड एडिशन का आयोजन किया गया, आपको संस्करण भी याद रखना है। और दूसरा, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो है इसने इसका उद्घाटन मतलब इसने इसका क्या किया है, आयोजन किया है। अब पहली चीज तो ये कि ये जो सुफलम 2025 है ये क्या है, ये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, है ना, इसका आयोजन किया गया है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि इसका जो आयोजन किया गया है वो कहां पर, हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। और अगर पूछे हरियाणा में कहां से, तो आपको ध्यान रखना है सोनीपत का नाम। किसका नाम, सोनीपत, ठीक है। याद रखिएगा इस वर्ड को कि हरियाणा के सोनीपत में इसकी शुरुआत की गई है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आयोजन है वो 25 से 26 अप्रैल को किया गया है। उद्घाटन किसने किया है, चिराग पासवान ने उद्घाटन किया। चिराग पासवान आप यहां पर देख रहे हैं, चिराग पासवान को, ये केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हैं। और जो सुफलम परियोजना है यानी जो ये जो सुफलम 2025 है, सुफलम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसे भी अपने दिमाग में बिठा करके रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी मोफी की बात कर रहे हैं, और नेफ्टेम की बात करें तो इन दोनों ने मिल करके इसका आयोजन किया है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो किस किस के द्वारा किया गया है, मोफी, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी हम हो ही गई बात। उसके बाद कोलेब्रेशन किसके साथ किया है, नेफ्टेम के साथ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसीआई द्वारा एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट जो है वो कौन सा बना है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एसीआई। एसीआई जो है इसको आपने पहले भी पढ़ रखा है। कब पढ़ा है, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी जब दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की रिपोर्ट जारी की थी, वो इसी के द्वारा किया गया था। याद आ रहा आप लोगों को, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इसकी फुल फॉर्म है। और अभी इसके द्वारा एशिया के लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला जो पहला एयरपोर्ट बना है वो बना है कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु जो है इस ये पहला एयरपोर्ट बना है। अब पहली चीज तो ये कि ये जो एशिया में ये जो लेवल 5 कार्बन मान्यता है जो है ना, ये क्या चीज है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर, ये जो है इसको जो ये दिया गया, क्यों दिया गया है इस बेंगलुरु एयरपोर्ट को, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस जो गैसें होती है ना, इन गैसों के उत्सर्जन में 95.6% की जो है वो कमी देखने को मिली हमें। कितनी, 95.6% की इसको कम किया है। किसने किया है, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलुरु है उसने कम किया है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को। और उसके बाद ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ये क्या होती हैं, तो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। और पृथ्वी का जो तापमान है बढ़ता है इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, इसीलिए इनको कम करने पर ये जो 5 स्टार जो मिला है ना, लेवल 5 जो कार्बन मान्यता मिला है, ये कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट को मिला है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले हम बात करते हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। एयरपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपने पढ़ी है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया आपको, एशियाई वर्ल्ड के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट यानी सबसे जो बिजी एयरपोर्ट है वो कौन सा है, अटलांटा एयरपोर्ट, जो कहां पर, अमेरिका में स्थित है ना। ये घोषित किया गया है एशियाई वर्ल्ड के अनुसार। यानी अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है, तो अटलांटा एयरपोर्ट का नाम लेना आपको। कहां पर, अमेरिका के एयरपोर्ट है। और इसी रिपोर्ट के अंदर टॉप 10 के अंदर ध्यान रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉप 10 में भारत का भी एक एयरपोर्ट शामिल हुआ और वो है
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों चीज ध्यान रखनी है आपको। फिर बात करते हैं स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया था वो मिला है चांगी एयरपोर्ट को, जो कि सिंगापुर का अपना एयरपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन किया गया है अमरावती, महाराष्ट्र के अंदर। देखिए, एक अमरावती आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। हम उस अमरावती की बात नहीं कर रहे हैं, हम अमरावती की बात कर रहे हैं किसकी, जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है। फिर भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ब्लैक बॉक्स लैब क्या है, तो मैंने आपको ये चीजें समझाई थी डिटेल में। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कभी भी हवाई जहाज का अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है अगर, तो उसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जो नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, है ना। तो उसी को लेकर के यहां पर इस लैब का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, जो कि भारत की पहली लैब है। तो दुर्घटना का कारण का पता लगाने के लिए इस ब्लैक बॉक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड होती है ना, पायलट के बीच की जो बातें होती है वो भी रिकॉर्ड होती है जस्ट दुर्घटना से पहले, कि क्या बातें हुई थी, किस कारण दुर्घटना हुआ है, ये सारी चीजें वहां पर इसके अंदर, है ना, रिकॉर्ड हो जाती है, जो हेल्प करती है ये पता लगाने में कि दुर्घटना क्यों हुई है। फिर मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मुंबई में बनाया जा रहा है। और पायलटों के लिए ईपीएल, ईपीएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, एक तरह का आप ये समझिए डिजिटल लाइसेंस। यानी अभी अगर मैं आपसे कहूं कि आपका लाइसेंस आप दिखाइए, आप गाड़ी चलाते हैं, आप लाइसेंस दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, एक एटीएम कार्ड जैसा आप कार्ड निकालेंगे, वो फिजिकल कार्ड है। लेकिन अभी अगर मैं कहूं कि डिजिटल लाइसेंस, यानी कि जैसे कि डिजी लॉकर में आपने अपने उस लाइसेंस को रख दिया, है ना, तो वो क्या हो गया, अब आपका डिजिटल लाइसेंस हो गया, आपको फिजिकल लाइसेंस साथ में लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह का लाइसेंस होता है पायलटों के लिए, जो डिजिटल लाइसेंस होता है, ईपीएल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस की फुल फॉर्म होती है। इसको जारी करने वाला दूसरा देश जो है वो भारत है। और अगर आपसे पूछा जाए पहला देश कौन सा था ईपीएल जारी करने वाला, तो पहला देश आपका चीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुधीर मन कप टूर्नामेंट कहां आयोजित हुआ है। सुधीर मन कप टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, ये जो टूर्नामेंट है ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। किसका टूर्नामेंट है, बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। और ये जो टूर्नामेंट है ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीडब्ल्यूएफ के द्वारा आयोजित किया जाता है। बीडब्ल्यूएफ की बात करूं अगर मैं, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कहते हैं इसको। और इस टूर्नामेंट का नाम इंडोनेशिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनका नाम है सुधीरमन, है ना, उन्हीं के नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 2025 की सुधीरमन कप की। तो 2025 में जो सुधीरमन कप है, इस बार इसका 19 संस्करण है, एडिशन है, यानी कि 19वां संस्करण है। इसका आयोजन 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 4 मई तक होने वाला है। और कहां पर होगा, तो चीन के जियामेन में इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारतीय टीम का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन। ये पीवी सिंधु हैं और ये है लक्ष्य सेन, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। बात करें बीडब्ल्यूएफ द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है हर 2 साल में। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1934 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका क्या है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच 5 साल बाद पुनः लिपुलेख और नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति बनी है। तो पहली चीज ये कि भारत और किस देश के बीच पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है चीन के बीच। तो भारत और चीन के बीच ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये फिर से 5 साल बाद शुरू हो रहा है लिपुलेख और नाथुला दर्रे से। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, ये जो लिपुलेख दर्रा है, इसकी बात कर रहे हैं लिपुलेख दर्रे की। लिपुलेख दर्रा कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। कहां पर है, उत्तराखंड में। और अगर मैं यही कहूं आपसे कि जो नाथुला दर्रा है ये कहां पर है, तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है। और आपके स्टैटिक जीके के अंदर ये क्वेश्चन ना पहले भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, दर्रों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, ध्यान रखिएगा, लिपुलेख उत्तराखंड में और नाथुला सिक्किम में। अब हम बात करते हैं कि जो चीन ने शुरू किया है, देखिए पहले कोविड चल रहा था, फिर बाद में पॉलिटिकल कुछ तनाव ऐसा था चीन के साथ कि ये जो परमिशन है वो नहीं मिल रही थी। अगर हम बात करें कैलाश मानसरोवर की ना, तो ये कहां पर स्थित है, तो जो चीन है ना, इसके कब्जे वाला जो तिब्बती क्षेत्र है, जो तिब्बत का हिस्सा है, यहां पर ये स्थित है हमारा कैलाश मानसरोवर, है ना। भगवान शिव के लिए ये काफी फेमस है, लोग यात्रा करने जाते हैं। और अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो यात्रा होने वाली है ये कब से कब तक, तो जून से लेकर के अगस्त के बीच ये जो है ये यात्रा होगी।
और 750 यात्री जो हैं, है ना, उनको अनुमति दी जाएगी लगभग। मतलब अभी तो आंकड़ा यही है, अगर कम ज्यादा होता है तो वो अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना जून से अगस्त के बीच ये जो है यात्रा होने वाली है। चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमें चीन की परमिशन के बिना हम यहाँ पे कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। एक बार मैप में देखिए इस चीज को। अगर आप यहां पर देख रहे हैं कैलाश पर्वत, यहां पर दिख रहा है आपको कैलाश पर्वत। अब यहां पर जाने के लिए दो रूट है। एक आपको यहाँ पे लिपुलेख दर्रा दिख रहा है ना, ये अपना इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है, इधर आपको दिख रहा होगा सिक्किम है ये। एक है ये नाथुला दर्रा यहाँ पर। तो एक तो रूट जाता है नाथुला दर्रा से होकर के, तो नाथुला दर्रा वाला जो रूट है ये थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन आपको ध्यान रखना यहाँ पर ना ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो काफी हद तक काफी अच्छी है। आप बस के माध्यम से काफी मतलब हद तक एकदम पास में जा सकते हैं। और एक जो रास्ता जाता है वो लिपुलेख दर्रे से होकर के जाता है, लेकिन ये जो रास्ता है यहाँ पर बस वस नहीं चलती। यहाँ पे आदमी को ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, यानी पैदल ही जाना पड़ेगा ट्रैकिंग करके, ठीक है। और यहां पर क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। ये रूट छोटा है, आपको देखने में भी लग रहा होगा, ये रूट लंबा है, लेकिन फिर भी हम इसी रूट का यूज करते हैं क्योंकि यहां पे ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर जो आपको यहाँ पर एक झील भी दिख रही होगी, ये तो कैलाश मानसरोवर आपको दिख रहा है यहाँ पे मानसरोवर झील। ये जो मानसरोवर झील है यहीं पे बगल में राकेश ताल दिख रहा है आपको। ये जो मानसरोवर झील है ना, आपको ध्यान रखना यहीं से तो आपकी वो ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये सारी नदियां जो निकलती हैं आपको ध्यान रखना यहीं से निकलती है। याद आ रहा है आपको। और ये ध्यान रखिएगा तिब्बत का क्षेत्र है किसका, चाइना के कब्जे में जो है कि चाइना के अंदर आता है। समझ में आया। अब समझ में आया कौन कौन से दर्रे हैं। ये लिपुलेख है जो उत्तराखंड में है ये दर्रा, और ये है सिक्किम के अंदर, है ना। और ये कौन सा दर्रा है, तो आपको ध्यान रखना है नाथुला दर्रा। तो दोनों रूट आपको पता चल गया। ऐसे अगर देखा जाए तो एक काठमांडू होते हुए नेपाल का भी रास्ता है जो हवाई जहाज से जाता है ना, लेकिन इस रास्ते को कोई यूज अभी हम इतना करते नहीं। मेन जो दो रास्ता हमारा वो ये दोनों रास्ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा, तो राज्य पूछा जा रहा है किस राज्य में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा 2100 करोड़ के पीएम मित्र पार्क को मंजूरी दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश के धार जिले में, कहां पर, मध्य प्रदेश के धार जिले में आपको ध्यान रखना है। दरअसल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है इस पीएम मित्र पार्क योजना का। ये जो पीएम मित्र पार्क है ना, ये केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों में, है ना, इस पार्क को मंजूरी दे रखी है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये स्थापित होने वाले हैं। तो अभी मध्य प्रदेश के धार में इस पीएम मित्र पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है। समझ में आया। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, जो कपड़ा उद्योग है, उसको बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खोजी गई लेबियो उरु और लेबियो चेकीड़ा किसकी प्रजाति है, तो दो नई प्रजातियों की खोज हुई है। कहां पर, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी घाट के अंदर। तो पश्चिमी घाट में दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं। ये जो प्रजातियां दोनों हैं ये मछली की प्रजातियां हैं। ध्यान रखिएगा, आपने रोहू मछली का नाम सुना होगा, उसी के अंदर आप समझ लीजिए दो प्रजातियां हैं। किसकी प्रजाति है, मछली की दो प्रजाति है। दोनों प्रजातियों का नाम ध्यान रखिएगा। कहां पर खोजा गया है, तो पश्चिमी घाट में खोजा गया है। अगर लेबियो चिकोडा की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये केरल की जो चालकुडी नदी है यहां पर खोजा गया है। ये छोटी और गहरे रंग की मछली है, इसे स्थानीय लोग ना काका चेकीडा भी कहकर के बुलाते हैं इसको, ठीक है। इस तरह की ये मछली है। एक है लेबियो उरु। लेबियो उरु जो है ये चंद्रगिरी नदी में खोजा गया है, और इसके लंबी पृष्ठीय पंख जो है ये पारंपरिक नाव के उरु के पाल की तरह दिखते हैं, इसी वजह से इसका नाम उरु रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है नदी का नाम ध्यान रखिएगा, जो लेबियो चेकेडा है ये केरल की चालकुडी नदी में, और ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के चंद्रगिरी नदी में, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में खोजी गई है, कहां पर, कर्नाटक और केरल की नदियों में ये खोजा गया है। नदी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों नई प्रजाति किसने, तो ICAR NBFRG। NBFRG जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। इन्हीं के वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति की खोज की है। ICAR की फुल फॉर्म अभी आपको पता ही है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए।
हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है, नाम है इसका कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इससे सम्मानित किया गया है मधुसूदन साई को। मधुसूदन साई की बात करूं तो ये मानवतावादी वाले जितने भी काम होते हैं, है ना, वो काम करने के लिए बड़े फेमस हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं मधुसूदन साई, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं मधुसूदन साई को, इन्हीं को क्या दिया गया है? तो ये जो है अवार्ड दिया गया है जो कि फिजी के सर्वोच्च सम्मान से जाना जाता है। और ये अवार्ड इनको देने के पीछे का रीजन क्या है कि इनके मानवतावादी काम के लिए तो क्या किया इन्होंने, तो स्वास्थ्य सेवा में अभी इनके योगदान के लिए दिया गया है फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार। और ये जो फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा, फिजी में ही इन्होंने श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की भी स्थापना की। इन्होंने कहां पर? फिजी के अंदर इस हॉस्पिटल की स्थापना की है, ठीक है। इसीलिए इनको फिजी सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, 2024 में ही फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया था। अगर आप लोग रेगुलर रहे होंगे तो आपको यह चीज जरूर याद आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं मधुसूदन साई की, तो मधुसूदन साई जो है ये कहां के हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये कर्नाटक के हैं मधुसूदन साई, है ना, ये आपको दिख रहे हैं मधुसूदन साई, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें फिजी की तो ध्यान रखिएगा, फिजी की अगर मैं बात करूं तो फिजी जो है इसकी राजधानी क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, सुवा इसकी कैपिटल है या फिर राजधानी कह सकते हैं आप, है ना। और यहाँ पे फिजियन डॉलर जो है वो चलता है। और राष्ट्रपति कौन है? रातू नाइकामा लाल बालावू, इन्होंने ही ये सम्मान इनको प्रदान किया है। राष्ट्रपति का नाम भी ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अभी हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार के जो अभी काफी दिनों से आप लोगों ने पढ़े हैं, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए चीजों को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है ये कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है ना। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 वाला अभी हाल ही में अच्युत सामंत को दिया गया है। फिर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 जो है ये जसप्रीत बुमराह को मेंस कैटेगरी में और वुमेन्स कैटेगरी में स्मृता मंधाना को दिया गया है, और दोनों ही भारतीय क्रिकेटर हैं। ध्यान रखिएगा, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात नहीं कर रहे हैं। फिर वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 जो है ये समर अबू एलोफ को दिया गया है। इन्होंने इजरायली एयर स्ट्राइक के अंदर जो गाजा में जो हमला हुआ था उसके अंदर एक 9 साल के बच्चे की इमेज क्लिक की थी जिसमें दोनों हाथ उसने अपने खो दिए थे, उसी इमेज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। फिर बात करते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025, ये जो है ये आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया है ना। और वहीं पे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, ये स्पोर्ट्स मैन है, ये स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछा जाए तो सिमोन बाइल्स को मिला है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में द कश्मीर सॉल नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो द कश्मीर सॉल नामक जो उपन्यास लिखी है वो यहां पर ध्यान से देखिए, इस कवर के ऊपर देखिए, कवर पेज, ये बुक का कवर पेज है ना। ये रोजी थॉमस नाम आपको यहां पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो रोजी थॉमस जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, इस उपन्यास को लिखा है। और रोजी थॉमस की अगर मैं बात करूं तो ये एक ब्रिटिश पत्रकार है। कौन है ये? ये एक ब्रिटिश पत्रकार हैं, है ना। इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इनको ना एक और नाम से जाना जाता है, जेनी किंग के नाम से जाना जाता है। दरअसल इनका असली नाम क्या है? जेनी किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी एयर इंडिया के जो चेयरमैन बने हैं नए, वो कौन बने हैं? वो बने हैं निपुण अग्रवाल। कौन बने हैं? निपुण अग्रवाल। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो कैंपबेल विल्सन की जगह ली है। और एयर इंडिया जो कंपनी है इसका स्वामित्व तो वापस से किसके पास आ गया है? तो आपको ध्यान रखना है, वापस से टाटा कंपनी के पास आ गया है, ठीक है। अच्छा, मांगीलाल जाट काफी फेमस है और आज आपने ये एक पढ़ा भी था, एक संस्थान ICAR के बारे में, है ना। और इसी के अभी हाल ही में महानिदेशक बनाए गए हैं मांगीलाल जाट। दिनेश माहेश्वरी बहुत इंपॉर्टेंट, 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी बने हैं। BR गवई जो है ये 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं BR गवई, है ना। 14 मई से इनका कार्यकाल शुरू होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको हिंदी में अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस भी कहा जाता है।
अब यहां पर आप इस चीज को समझिए कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि ये जो दिवस है ये एक घटना घटी थी 26 अप्रैल। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, छोटी सी स्टोरी को, ये सच्ची कहानी है और क्यों मनाया जाता है वो भी आपको समझ में आएगा। 26 अप्रैल 1986 की घटना है ये। और कहां पर, तो यूक्रेन के अंदर एक चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र था। कहां पर, यूक्रेन की बात कर रहे हैं। यहां पर जो चेर्नोबिल, इसकी बात कर रहे हैं, चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र है, इसके 4 नंबर प्लांट में विस्फोट हो जाता है। क्या होता है, विस्फोट हो गया था और इसकी वजह से जो रेडिएशन फैला था उस रेडिएशन से काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी और ये रेडिएशन काफी मतलब अपने चरम सीमा पर था। तो इसीलिए हम क्या मनाते हैं, 26 अप्रैल को मनाते हैं इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, यानी अंतरराष्ट्रीय चेर्नोबिल आपदा स्मरण दिवस। और 2016 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह घोषित किया गया, तहत ये इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सहायता से अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो है ये नेपाल में बनाया जा रहा है भारत की सहायता से। 900 मेगावाट इसकी क्या होने वाली है, क्षमता है। और नेपाल सरकार और SJVN मिल करके इसको बना रहे हैं, यानी सतलुज जल विद्युत निगम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कमेंट बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने आंसर भी दिया था, जैसे ऋषभ झा की बात करते हैं, संगीता जैन हो गई, एक कैप्टन चॉइस करके थे, उनका ये कहना था सर क्वेश्चन की संख्या और बढ़ाइए। तो देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, वो कभी भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे, क्वेश्चन की संख्या और बढ़ा देंगे, है ना। जितना भी इंपॉर्टेंट है, हमारा सबसे पहला टारगेट है कि इंपॉर्टेंट चीज कोई भी ना छूटे जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आज एक टुडे क्विज की बात करें अगर, तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारत में 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर यानी 10 लाख उद्यमी बनाने के लिए द भारत प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक तो शुरुआत किसने की और इसकी शुरुआत कहां हुई है, दोनों ही चीज आपको बताना। मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रखा है लास्ट क्लास के अंदर, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पीडीएफ जो है वो आपको कहां पर मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप ले लीजिएगा पीडीएफ, अगर आपको रिवीजन करना है तो, है ना। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भी भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।